हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों 12 फरवरी को आप लोग सोशल साइंस का परीक्षा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही दिन का परीक्षा सोशल साइंस है और आपको पता है सोशल साइंस में क्वेश्चंस भी थोड़े टफ पूछते हैं। दोस्तों अभी से लेकर आप लोग जो एग्जाम तक जो सोशल साइंस का वीडियो सीरीज आएगा उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का तो लगातार टेस्ट हो रहा है और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे एग्जाम में जरूर फंसेगा। एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, जितना मैं अपलोड करने वाला हूं इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा 2024 का तैयारी करके, उसमें सारा वीडियोस मिल जाएगा। और सारे दोस्तों को एक बस निवेदन है कि सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे से पढ़े और एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या क्या सवाल है जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। चलिए सवालों को देखते हैं फटाफट से। तो दोस्तों कल मैंने आप लोग कुछ वीडियो बताया, एक वीडियो दिया था जिसमें ये सारे क्वेश्चंस देख चुके थे, इससे पहले एक दो भी देखा था मैंने। आज हम नए क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें G77 देशों से आप क्या समझते हैं। बहुत फेमस सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल और पूछने की प्रबल संभावना भी है। देखिए क्या है, G77 देशों से क्या समझते हैं। तो कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, देखिए G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। मतलब क्या, जो G77 जैसा नाम 77 है वैसे इसमें क्या 77 देशों का एक समूह है। ठीक है, कौन 77 विकासशील देशों का। देखिए दो प्रकार के देश होते हैं, एक विकासशील एक विकसित। विकसित मतलब जो डेवलप्ड काउंट्रीज होते हैं, जो भाई अमीर काउंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया। और कुछ काउंट्री जो विकासशील है, जैसे हम लोग भारत क्या विकासशील है, जो डेवलप्ड हो रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब डेवलपिंग में रास्ते में है, तो उसको विकासशील बोलते हैं। तो G77 77 विकासशील देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को, भाई अपने व्यवसाय को, अपने चाहे जो भी है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आया है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। और इनका उद्देश्य क्या होगा कि अपना संसाधन, जो भी देश में संसाधन है, कोयला लोहा जो भी है, क्या उस पर नियंत्रण रखना कि भाई कहीं लूट खसोट तो नहीं हो रहा है ना, मतलब एक नियंत्रण रखना उस पर, कच्चे माल का सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिल सके। तो भाई G77 समूह में रहेंगे तो उसे क्या है, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन्हें वहां पर जाके बेच सकते सामान, एक पहुंच मिलेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई उस गुट का समूह है, 77 देशों का समूह है, तो इन सब से कॉन्टेक्ट करके क्या एक देश दूसरे देश में जाके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या फिर विकसित देशों के बाजार में सामान बेच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। मतलब भाई वहां पर जो भी विकासशील देशों की तरफ से बात रखता है कि भाई विकासशील देशों को ये चीज चाहिए, फिर ये परेशानी है, तो वहां पर सबसे बड़ा गुट है कौन, G77, जो अपनी बात को रखता है। अब सुन लो, G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। क्या, G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया क्यों, चलिए आगे देखेंगे। क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था का निर्माण किया था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या है भाई, ब्रिटेन वुड्स नाम एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग बुलाया गया था, सारे दोस्त देश थे, उन्होंने कुछ फैसला लिया था जिसमें क्या था कि उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या निर्माण किया था, और इस व्यवस्था का संचालन एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसी सब बड़ी शक्तियों के हाथों में था। ठीक है, जो ब्रिटेन वुड्स में जो भी फैसले होते थे या फिर जो भी ये इसको मतलब कह सकते हैं एक अधिकार था, वो विकसित देशों के पास था। विकासशील देशों का वहां अवहेलना होता था। विकसित देश, विकासशील देश भी उसमें शामिल थे, बट उनकी बातों को समझा नहीं जाता था, क्योंकि भाई वो लोग सोचते भाई ये तो गरीब देश है, क्या ही करेंगे। तो विकासशील देशों को आ गया गुस्सा और उन्हें क्या बना लिया, इसी के तर्ज पर अपना एक नया गुट जिसको नाम दिया G77, सारे विकासशील देशों ने मिलकर बना लिया। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन वुड्स में क्या होता है। ब्रिटेन वुड्स में देखिए इसके विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। जो ब्रिटेन वुड्स संस्था है, इससे जो विकासशील देश है जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और भी जितने सारे देश हैं, इससे कोई विशेष लाभ इन देशों को नहीं पहुंचा। तो अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों के इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। ठीक है, और इन्हें संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ब्रिटेन वुड्स में दो चीजें बनाई गया था, याद रखना, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व विकास बैंक। क्या, जो ब्रिटेन वुड्स है उसमें दो चीजों का निर्माण किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वाला दोस्तों विश्व बैंक। ठीक है, उसी प्रकार इसको ध्यान रखते हुए इसी के आधार पर हमारे भारत, मतलब भारत के सारे विकासशील देशों ने मिलकर G77 का एक गुट बना लिया। ठीक है, चलो, और इसको प्रतिक्रिया के रूप में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई क्या बोलता है, ब्रिटेन वुड्स को देखकर ही तो G77 बना, जब विकासशील देशों के लोग अधिकार नहीं मिला। ठीक है, देखो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, पर आप लोग समझोगे ना तो भाई बहुत आगे बढ़ोगे। भाई रटने से इतना बड़ा आंसर आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब एक अर्थव्यवस्था में दोस्तों कि मुद्रा की क्या भूमिका होती है, अर्थात पैसे की क्या भूमिका होती है, ये पूछा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश का व्यवसाय में, नौकरियों में,
सब तो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब भारत कितने पैसे कमाने में सक्षम है, कितनी नौकरियां है, व्यापार कैसा हो रहा है, ये सारा चीज मिलकर अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या भूमिका निभाता है, रोकड़ा रोकड़ा पैसा कैसा भूमिका निभाता है। देखो मुद्रा एक अर्थव्यवस्था मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। भाई पैसा नहीं होगा तो आपको ठेंगा मिलेगा, भाई कहीं खाना नहीं मिलेगा 2 वक्त का, तो मुद्रा की सहारा से हम सारा चीज को खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। और बोल रहा है व्यापार में, व्यापार मतलब आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान बेच रहे हो, तो इसमें तो मुद्रा चाहिए, क्योंकि आपको जब कोई मुद्रा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, तो आप किसी को सामान बेचोगे जी, बिल्कुल नहीं बेचोगे भाई, पागल थोड़े हो। तो सुन लो, अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, क्योंकि इसी के सहारे से कोई सामान, कोई भी चीज की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। आगे दो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद कर दूसरे स्थान तक उसे बेचा जाता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा का अहम भूमिका होती है। सुन लो, बजट निर्माण बोलता है ना कि भाई भारत का बजट कितना बड़ा है, क्या क्या बजट में है, तो इसमें मेनली क्या है, मुद्रा, किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया है, यही तो देखा जाता है ना। जैसे क्या देखो, कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। कोई बजट, मोदी नहीं बोलता है भाई चलो झारखंड तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, चलो पूरे 500 करोड़ झारखंड को मैं देता हूं, तो ये बजट में शामिल होता है। या फिर बजट में बोलेगा भाई इतना इस क्षेत्र किसान, इस क्षेत्र किसान, मतलब कृषि क्षेत्र को कितना पैसा देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है बजट निर्माण। तो उसमें क्या भाई, मुद्रा ही देखा जाता है कि कौन किसको कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। राष्ट्रीय आय की गणना मतलब भाई किसी देश का आय कितना हो रहा है, इसमें मुद्रा की विशेष भूमिका होती है, ठीक है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है। देश की राष्ट्रीय आय जो है, पूरे भारत की जो राष्ट्रीय आय है, उसमें किस में कहते हैं, मुद्रा में, कितना रुपया है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। क्या बोला, देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको, उसकी गणना मुद्रा में की जाती है। और ये क्या दिखाती है कि देश के निवासियों का जीवन स्तर कैसा है, कौन पैसा कितना कमा रहा है, जो राष्ट्रीय आय है, एक एवरेज आय, उससे पता चलता है कि भारत में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, किस प्रकार कमा रहा है, किस प्रकार खा रहा है, कितना कमा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, सारा चीज। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। अब मुद्रा के बिना कोई अपने राष्ट्रीय आय की गणना कर सकता है कि भाई कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कुछ नहीं। सब कुछ क्या, लेखा जोखा मुद्रा ही तो है, और क्या है। पैसा के बिना ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, याद रखना। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत अहम भूमिका। और भी आप लोग इसको बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। तो देखो, भारत में सौर ऊर्जा यानी जो सन से जो एनर्जी आता है, आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल से उसको प्रयोग कर लेते हैं, ये इसका भविष्य उज्जवल पूछा है क्यों। तो सबसे पहला बिंदु है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। भारत क्या एक उष्णकटिबंधीय देश है, और जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी रहती है। भाई अधिक गर्मी तो सूर्य का रोशनी भी अधिक मिलेगा। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी अब क्या सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, सबको पता चल रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र जो है दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है सौर ऊर्जा संयंत्र, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है, और यह पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। आप समझ रहे हो, डीजल वाला टेम्पो चलेगा, बाट भाई, साउंड भी पॉल्यूशन, और ढिड्डर ढड्डर करके जो धुआं निकलेगा वो भी पॉल्यूशन। मतलब भाई आवाज भी प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और साथ ही साथ वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन जो सन से चलेगा ना, उसमें ज्यादा आवाज होगा ना हो। जैसे आप लोग देखे होंगे, अभी टोटो आ गया है, टोटो वाला रे बैटरी, बहुत आवाज कम होता है, ऊपर प्रदूषण नहीं फैलाता है, धुआं नहीं उठता है। तो इस प्रकार दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है ये चीज हो, ठीक है, सौर ऊर्जा से भी आप लोगों का चले गाड़ियां, ठीक। तो ये मेन प्रदूषण को कम करने में योगदान अदा करता है। हमें तेल या गैस का आयात करने पर काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा लेनी पड़ती है। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। और हम तेल या कुछ चीज को आयात करते हैं दूसरे देश से, तो हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस पर अनडिपेंडेंट हो जाए, मतलब हटा दे डिपेंडेंट, पेट्रोल की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग कर ले, तो भाई उतना पैसा हमको विदेश को नहीं देना पड़ेगा, बच जाएगा। देश में बेकार पड़े बंजर जमीन या सुदूर इलाकों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई सौर ऊर्जा आप अच्छी जगह पर ही करो, कहीं भी कर सकते हो जहां पर सूर्य की रोशनी है, चाहे बंजर जमीन हो चाहे कुछ भी जमीन हो, ठीक है, वहां पर इसका यूज हो जाता है। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अगला और एक प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, उसको पूछा है। तो देखो क्या क्या होती है। सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करता है कि चुनाव में उनका ही पार्टी जीते। भाई चुनाव देखते हो ना, बोलते हो ना भाई मुझे क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ,
तो क्या लिखा है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनकी उम्मीदवार ही जीते, यानी जो पार्टी से वो खड़ा, मतलब जो पार्टी से है वो उस पार्टी का ही उम्मीदवार जीते। यह राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता फैलाते हैं। जनता के सामने कोई दिक्कत है, देश में कुछ दिक्कतें चल रही है, कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सरकार के सामने क्या ये बातों को रखती है, ठीक है, समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता के को जागरूकता पैदा करती है। यानी कि दोस्तों जो जनता को का हक है उसको जनता को बताता है, ठीक है, उसे जागरूक करता है इस प्रकार से। तो राजनीतिक दल का जो भी छोटा छोटा देखे नहीं, कोई पार्टी नेता का आदमी आपका काम करवा देता है, ब्लॉक में कुछ काम हो उसको बोल दिए करवा देता है, इस प्रकार से। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी राजनीतिक दल दोस्तों देश की कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, इनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करते हैं। क्या हो रहा है, राजनीतिक दल जो होता है अपनी जनता के सामने विभिन्न प्रकार का क्या कार्यक्रम को रखती है कि भाई मैं अगर चुनाव जीत गया तो ये करूंगा, मैं अगर चुनाव जीत गया तो सबके घर में लैट्रिन कर दूंगा, या फिर मैं जो चुनाव जीत गया सबके घर में कुछ भी कर दूंगा, जैसे मोदी नहीं किया था। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब हो गया ना, शौचालय सबके घर में हो गया। तो इस प्रकार से हर एक का अपना अपना वादा होता है। मैं अगर चुनाव जीत गया तो सबको नौकरियां दूंगा, जैसे हेमंत सोरेन बोले थे मैं अगर चुनाव जीत गया तो 2021 आने वाले वर्ष नियुक्तियों का साल होगा, तो कई साल बीत गया ना, नियुक्तियों का साल अब तक नहीं आया। तो इस प्रकार से वादे करते हैं, जिसको जो वाला अच्छा लगता है उस जनता के साथ चल जाता है, ठीक है, उसको वोट करता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, जीतता है तो फिर सरकार बनाता है। चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और सरकार के पूरे कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। और चुनाव में जो दल हार जाता है वो क्या विपक्ष बनते हैं, और सरकार ने कुछ भी अगर गलत किया तो उस पर सीधा आंदोलन करेंगे, भाई चुप नहीं बैठेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चंस देखा था वीडियो में, तो उस वीडियो भी आप लोग उसको देख सकते हो, या फिर इससे भी अच्छे से समझ के, मतलब उसको आप लोग देख लेना क्योंकि उसमें और अलग अलग क्वेश्चन है, या फिर इसको उसके बाद इसको देखना, ठीक है। और सभी को दोस्तों शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।